हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम यहाँ पे पार्ट ए जनरल इंग्लिश का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और हर तरह के क्वेश्चन इसमें हैं जैसा कि आपके एग्ज़ाम में आता है। इसी तरह के सैम्पल पेपर्स में आगे और भी लाऊंगी, आपके साथ सॉल्व करती रहूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि आपके ऐप में भी मैं कई सारे सैम्पल पेपर्स रेगुलर बेसिस पर देती रहूँ सो दैट कि आप प्रैक्टिस करते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हुए होते हैं, 1 से 4 लिखा है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 4th क्वेश्चन तक आपका यही सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन मतलब सेम चीज़ फॉलो करना है। जैसे कि क्या करना है हमें 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन में, चूज़ द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन बोल्ड। तो यहाँ पे आपका जो सेम लिखा हुआ है, सेम का मतलब होता है सिनोनिम्स। तो इसका मतलब ये है कि सिनोनिम्स आपको यहाँ पे ढूंढने हैं। जो वर्ड यहाँ दिया हुआ है बोल्ड लेटर्स में, इसके सिनोनिम्स कौन से होंगे, इस जो 4 ऑप्शंस हैं आपको उसमें से करेक्ट आपको चूज़ करके बताना है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं लाइवली। लाइवली मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो कि जीवंत हो, मतलब जो कि रियल लगे, जो क्लियर हो, जो सुंदर लगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होता है। अब इस तरह की मीनिंग और किस वर्ड की है आज आइए देख लेते हैं। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब तो आध्यात्मिक होता है, लाइवली नहीं होता। ठीक है, और सेकंड है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब होता है इफ़ेक्टिव या आभासी, आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब कोई चीज़ अनइम्पॉर्टेंट। तो अनइम्पॉर्टेंट मतलब जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर जो चीज़ नगण्य है। ठीक है, और क्लियर, अब जैसे कि मैंने इसकी मीनिंग बताया था कि क्लियर हो सकता है, तो यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या आ रही है, क्लियर। जो चीज़ लाइवली हो, क्लियर हो, जो कि एकदम हमें दिख रहा हो कि हाँ चीज़ रियल है और सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही हो, तो वो चीज़ क्या हो जाती है आपकी लाइवली। ठीक है, इसका आंसर होगा क्लियर। नेक्स्ट है इराडिकेटेड। क्या है ये, इराडिकेटेड। स्पेलिंग एरर में भी आ सकता है ये वर्ड, तो आप स्पेलिंग भी इसका ध्यान से देख लें। अब देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। रूटेड आउट, रूटेड आउट मतलब क्या होता है, रूटेड आउट मतलब होता है कोई चीज़ जड़ से उखाड़ देना। ठीक है, एकदम ख़त्म कर देना उसको। और सेकंड है नरिश्ड फॉर, नरिश्ड फॉर मीन्स किसी चीज़ के लिए पोषित करना किसी को। ठीक है, चेरिश्ड विथ, इसका मतलब भी आपका एक तरह से पोषित करना या खुशी मनाना, इस तरह से हो जाता है। आइसोलेटेड मतलब पृथक, जो सेपरेट रहता है। ठीक है, तो यहाँ इराडिकेटेड का मतलब क्या होता है, आपका किसी भी चीज़ को इराडिकेट करना मतलब ख़त्म करना, उखाड़ के बाहर फेंक देना। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी मीनिंग किस में सेट हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका रूटेड आउट में है। ठीक है, इरेडिकेटेड मतलब होता है किसी चीज़ का विध्वंस कर देना, समाप्त कर देना। तो यहाँ पे उसका मीनिंग किस में आ रहा है, रूटेड आउट में आ रहा है ना, जड़ से उखाड़ दिया मतलब ख़त्म कर दिया चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हो जाती है रूटेड आउट। नेक्स्ट है डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स क्या है, डिसेंडेंट्स आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अक्सर आया है, ये वर्ड आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, डिसेंडेंट्स का मतलब होता है आपके वंशज। ठीक है, जो आगे आगे आपके आने वाले लोग हैं। ठीक, अब इसका मीनिंग किससे सेम हो रहा है या कौन सा वर्ड सिनोनिम है इसका, फोर फादर्स मतलब पूर्वज, मतलब जो पीछे था, है ना। हम तो आगे वालों की बात कर रहे हैं जो हमसे आगे चलेंगे, हमारे बेटे का बेटा, बेटा का बेटा, इस तरह से जो भी है। ठीक है, अब फोर फादर्स मतलब पूर्वज जो पीछे थे। ठीक है, एंसेस्टर्स मतलब भी पूर्वज होता है, जो हमारे पहले रह चुके हैं लोग। ठीक है, हमारे पापा, उनके पापा, इस तरह से। सबऑर्डिनेट्स तो यहाँ पे वैसे किसी पोस्ट की बात होती है। ठीक है, या छोटे अधिकारियों की बात होती है, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है, तो ये तो हमारा कहीं से नहीं होगा। और ऑफ स्प्रिंग्स होता है, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है हमारा वंशज। इसकी मीनिंग भी हमारी क्या होती है, वंशज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर। अब देखिए ऑर्डर मतलब होता है आज्ञा देना या आदेश देना। ठीक है, कमांड, कमांड मतलब भी हमारा यही होता है आदेश देना। इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस तो होता है निर्देश देना, कि हमने कुछ ये पॉइंट्स बता दिए हैं भाई, उसे फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो ये तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। सिस्टम, सिस्टम भी देखो एक वर्ड होता है कि एक ऑर्डर में, जैसे आपने पढ़ा है ना,
इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि कोई चीज़ है ऑर्डर में रखना है, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, इस तरह से रखना या बड़े से छोटा करना, तो ये एक ऑर्डर है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है ना, तो ये ऑर्डर अगर होता है तो उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो ये भी इसकी मीनिंग यहाँ पे हम मुझे लग रही है। और लॉ तो कुछ नहीं है, लॉ मतलब नियम कानून होता है, तो वही नियम कानून बना है, कोई ऑर्डर थोड़ी ना दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों मुझे सिमिलर लग रहे हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ मिस्टेक है, मे बी क्वेश्चन में मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, जबकि ये क्वेश्चंस है। यहाँ पे कमांड और सिस्टम दोनों होगा, बट जो आंसर यहाँ पे जस्टिफाई किया गया है या जो माना गया है वो माना गया है सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कमांड एंड सिस्टम दोनों ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए 5 से लेके 8 क्वेश्चन तक हमें वही चीज़ें करनी है जो यहाँ पे गाइडलाइन दिया हुआ है या डायरेक्शन जो दिया हुआ है, ठीक है। सो क्या करना है हमें यहाँ पे, हमेशा क्वेश्चन आप पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसे समझिए, तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। क्योंकि कभी कभी आप क्या सोचते हैं, बहुत जल्दीबाजी कर देते हैं और आधा क्वेश्चन पढ़ते नहीं, कुछ और भी उसमें लिखा रहता है, वो नहीं ध्यान देते हैं और सारे रॉन्ग करके आ जाते हैं, है ना। तो पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या लिखा है, इन ईच सेंटेंस बिलो अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज प्रिंटेड इन बोल्ड, ईच सेंटेंस इज फॉलोड बाई 4 वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। क्या है, यहाँ पे कई सारे सेंटेंस दिए हुए हैं आपको, बोल्ड लेटर्स में प्रिंटेड है यहाँ पे, जैसा देख सकते हैं। हर एक सेंटेंस में बोल्ड लेटर से कुछ दिए हुए हैं वर्ड्स या सेंटेंसेस में कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं। उसका क्या करना है, ईच sentences is followed by 4 words or groups of words. Find out which of these 4 can be substitute the word group of words printed in bold without changing the meaning of the sentences. अब यहाँ पे क्या है, जो फ्रेज दिया या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, उसको इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि क्या करता है, सेम मीनिंग देता है या सब्सटीट्यूट कर सकता है। यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाया है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वही चीज़ यहाँ पे है कि किसी एक वर्ड से हम पूरे के पूरे सेंटेंस को या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम उसे चेंज कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी जगह पे रख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं। द कॉफ़ी वेंडर्स वर ऑप्टिमिस्टिकली क्लिंकिंग लिटिल कप्स इन एन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। ठीक है, जो कॉफ़ी वेंडर्स हैं वो ऑप्टिमिस्टिकली क्या कर रहे हैं, लिटिल कप्स को बजाए जा रहे हैं ताकि कस्टमर्स वहाँ पे अट्रैक्ट हो। ठीक है, अब यहाँ इसकी मीनिंग, इसकी जगह हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो द कॉफ़ी वेंडर्स वर ऑप्टिमिस्टिकली, मतलब कि वो किस तरह से बजा रहे हैं, बहुत ही आशावान होके या आशावादी होके वो बजा रहे हैं कि भाई हम बजाएंगे तो वहाँ कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। तो इसमें से कौन सी मीनिंग आशावादी का है, आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर है। यहाँ होपफुली जो है आशा से मतलब रखता है, उम्मीद है, उस उम्मीद से इसका मीनिंग आता है ना, कि किस चीज़ की उम्मीद रखना। तो यहाँ हम इस वर्ड की जगह होपफुली लिख सकते हैं, होपफुली द कॉफ़ी वेंडर्स वर होपफुली क्लिंकिंग द लिटिल कप्स इन एन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। ठीक है, लकली का मतलब क्या होता है, लकली मतलब किस्मत से, वो यहाँ मीनिंग नहीं देता है कुछ भी। हैप्पीली मतलब खुश हो के, ऐसा नहीं है अट्रैक्ट करने के लिए खुश हो से के क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो उन्हें कुछ आशा है तभी तो बजा रहे ना। नाउ एंडलेसली, एंडलेसली मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो कि जिसका कोई अंत ही ना हो, अंतहीन जो चीज़ें होती है। तो यहाँ पे उसकी मीनिंग, सबसे सही मीनिंग क्या आ रही है, होपफुली आ रही है। ठीक है, कि वो उन्हें आशा है कि इनके बजाने से उनको कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, दिस बोट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 6 पर्सनस। इस बोट में 6 से ज़्यादा पर्सन नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, आपका सही मीनिंग क्या होगा कि उस चीज़ में उतने 6 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। तो हम एकोमोडेट की जगह क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड नहीं है, एकोमोडेट यहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ वर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एकोमोडेट जाएगा मीनिंग। एकोमोडेट मतलब होता है होल्ड। ठीक है, होल्ड मतलब उतनी चीज़ें उसके अंदर होना। ठीक है, तो एकोमोडेट इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्लोट क्या है, फ्लोट मीन्स तैरना है। अब यहाँ तैरने की मीनिंग तो नहीं है, पर्सन को तैरवा तो नहीं रहे हैं यहाँ पे। एसोसिएट, कोई संबंध भी नहीं दिखा रहे हैं पानी का और बोट का, या पर्सन्स का और बोट का। हाइड, छुपाने की भी कोई बात नहीं होती, ये तीनों नहीं होंगे। और इसका क्या मीनिंग होगा, होल्ड। होल्ड मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कि किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ होना,
वो तो हम दिखाते हैं उसकी कैपेसिटी की, क्या चीज़ किसके अंदर कितनी ज़्यादा हो सकती है या कितना देर रह सकती है, ठीक है। जैसे आपके हम दिखा सकते हैं एक कार्टन में हम कितने बुक्स या कॉपीज़ रख सकते हैं या कितने उसमें क्रॉकरीज रख सकते हैं। तो एक उसमें होल्ड का यूज़ होता है, उसका मतलब होता है एकोमोडेट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 7th क्वेश्चन, लीनियंसी एंड स्ट्रिक्टनेस शुड बी जुडिशियसली यूज्ड। जो लीनियंसी होती है मतलब जो ढीलाव हम करते हैं, ढीलापन करते हैं कि किसी को डांटेंगे नहीं, छोड़ दे रहे हैं, है ना, वो चीज़, या फिर स्ट्रिक्टनेस, बहुत ही स्ट्रिक्ट है चीज़ों को लेके, रूल्स रेगुलेशन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये दोनों चीज़ों को हमें बहुत ही बुद्धिमानी से, जुडिशियसली मतलब बुद्धिमानी से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं वर्ड या इन दोनों की जगह, ठीक है, वो हमें यहाँ पे जुडिशियसली का यहाँ पे मीनिंग हमें रखना है कि हमें बहुत समझदारी से चीज़ों को, इन चीज़ों को या फिर लीनियंसी को या स्ट्रिक्टनेस को फॉलो करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ क्या है, अनकंडीशनली। अनकंडीशनली मतलब बिना शर्त के। तो ऐसा नहीं है कि हमें लीनियंसी या स्ट्रिक्टनेस बिना शर्त के करना चाहिए, ऐसा कुछ मीनिंग नहीं आ रहा है। एडिक्वेटली मतलब होता है पर्याप्त रूप से, मतलब पूरा, ठीक है, बहुत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इमेंसली मतलब बेहद, बहुत ज़्यादा। और रीजनेबली, रीजनेबल मतलब होता है यथोचित, मतलब जैसा ज़रूरत हो वैसा हमें करना चाहिए, है ना। लीनियंसी एंड स्ट्रिक्टनेस शुड बी रीजनेबली यूज्ड। हमें रीजनेबली मतलब जितनी ज़रूरत है, जहाँ पे जो जैसे अगर वहाँ पे कंडीशन ये बन रही है कि भाई हमें थोड़ा लीनियंट होना चाहिए, तो हमें लीनियंट वहाँ रहना चाहिए। अगर ऐसा रीज़न बन रहा है या ऐसा वहाँ पे हमें लग रहा है कि स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, तो वहाँ स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए, ठीक है। तो रीजनेबली मतलब होता है यथोचित, जैसा काम है वैसा हमें उस पर एक्शन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, द जज सेंटेंस्ड द कन्विक्टेड मैन। द जज सेंटेंस्ड द कन्विक्टेड मैन। सेंटेंस्ड मतलब होता है सजा सुनाना, ठीक है। जज ने क्या किया, कन्विक्टेड मैन, कन्विक्टेड मतलब अपराधी को, जो ठहराए हुए अपराधी को, मतलब अपराधी को, सीधा यहाँ मीनिंग आप समझिए कि जज ने अपराधी को क्या सुनाया, सजा सुनाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि सेंटेंस्ड मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको इस पूरे सेंटेंस की जगह हम पनिश्ड यूज़ कर सकते हैं। इसकी मीनिंग पनिश्ड में जा रही है कि द जज पनिश्ड द कन्विक्टेड मैन। इसका मतलब क्या आ रहा है, पनिश्ड, कि इस क्या किया गया है, कन्विक्टेड मैन को पनिश किया गया है, तो इसकी मीनिंग हमारी पनिश्ड आएगी, ठीक है। ए इसका आंसर करेक्ट है। यहाँ कोई सिंपैथी नहीं है, यहाँ कोई पनिशमेंट रिड्यूस करने की बात नहीं हो रही है, कोई डिमांड नहीं की जा रही, तो इस सब आंसर यहाँ पे रॉन्ग होंगे आपके। ये आंसर करेक्ट है, सिर्फ पनिश्ड, सेंटेंस्ड मतलब पनिश्ड, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 to 12 क्वेश्चन हमें सेम करना है, एक ही तरह से देखना है। लाइक इन ईच सेंटेंस बिलो 4 words हैव बीन प्रिंटेड इन बोल्ड विच आर लेटर्ड A, B, C and D. वन ऑफ दोज वर्ड्स मे बी मिसस्पेल्ड और इनअप्रोप्रिएट इन। देखिए यहाँ पे क्या है, हमें स्पेलिंग एरर देखना है। इनअप्रोप्रिएट है किस सेंस में, इनअप्रोप्रिएट इन द कंडीशन context of the sentence. Find out the word that is wrongly spelled or inappropriate. Inappropriate कैसे होगा, ग्रामर मिस्टेक कुछ हो सकती है, ठीक है। The letter of that word is the answer. So अब यहाँ पे ABCD जैसे लिखा हुआ है, तो जो लेटर लिखा है उसके नीचे जो ABCD लिखा है वही उसका आंसर होगा। अब इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो जो वर्ड्स यहाँ पे वर्ड्स आपको बोल्ड लेटर्स में दिख रहे हैं, वो आपको उसी में से मिस्टेक्स फाइंड करना है, उसी में एरर है, ठीक है। तो ये 1 by 1 करते हैं। अ सेपरेट बिल विल बी सबमिटेड फॉर डिस्कशन। अ सेपरेट बिल विल बी सबमिटेड फॉर डिस्कशन एंड सिंपैथेटिक रिकंसिडरेशन। तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक कहाँ है कि रिकंसिडरेशन क्या होता है, पुनर्विचार करना। क्या करना, पुनर्विचार। तो पुनर्विचार हम कब करते हैं, जब हमारे पास हमने किसी एक चीज़ पे एक बार विचार कर चुका है, एक बार बातचीत कर चुकी है, तब हम उसको रिकंसिडर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रिकंसिडर करते हैं। और उस सिंपैथेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं, सहानुभूति है। अब मीनिंग समझते हैं एक बार। अ सेपरेट बिल विल बी सबमिटेड फॉर डिस्कशन।
एक अलग से बिल, मतलब जो भी बिल मतलब क्या है यहाँ पे, जो भी बिल पास होता है, लाइक कोई भी उसमें डिमांड की गई है या जो भी उसमें बातें हैं, जो भी आपका एप्लीकेशन है मान लीजिए, तो जो भी एप्लीकेशन है वो सबमिट होना चाहिए डिस्कशन के लिए, और एक सिंपैथेटिक मतलब एक सहानुभूति, क्या पुनर्विचार के लिए नहीं, अभी तो विचार ही नहीं हुआ तो पुनर्विचार कहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिकंसिडरेशन ये वर्ड ही यहाँ पे रॉन्ग है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, 9th का डी। अब आते हैं 10th में, देखते हैं द डीप इंजरीज वर इंटरफेयरिंग विद द प्रोग्रेस, हेंस ही वॉज एडवाइज टू टेक ट्रीटमेंट ऑफ द फील्ड। जो डीप इंजरीज हैं वो प्रोग्रेस में हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे इंजरी है, उसका ट्रीटमेंट भी आपको करा लेना चाहिए। आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप उसका ट्रीटमेंट करा लें, ठीक है। तो अब यहाँ हमें कहाँ मिस्टेक मिल सकती है, तो आप देखिए द डीप इंजरीज, ठीक है, इंजरीज डीप हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजरीज है तो वर लिखा है, ये भी ठीक है। इंटरफेयरिंग देखिए मोस्टली हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी के कंसर्न की बात करते, किसी लाइक दखल देने की बात करते, किसी मैटर में कोई दूसरा कोई आ रहा है या कोई टांग अड़ा रहा है, कोई, या आप कह सकते हैं लाइक टू इंटर इनटू और टेक अ पार्ट इन द कंसर्न ऑफ अदर्स, किसी दूसरे के कंसर्न में आप बीच में आ रहे हैं तो वो इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ किन्हीं दो चीज़ों के बारे में तो बात ही नहीं हो रही कि किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कोई तीसरा बात आ गया, ऐसा नहीं है ना। तो इंटरफेयरिंग यहाँ पे जो वर्ड है ना ये गलत है। यहाँ पे हिंडर आ सकता था, ठीक है, क्या आ सकता था आपका, हिंडर आ सकता था। इसके अलावा और क्या वर्ड आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती थी, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आ सकते थे, लेकिन यहाँ इंटरफेयरिंग आपका रॉन्ग है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, मीनिंग इसकी यहाँ पे करेक्ट नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग है। नाउ 11th क्वेश्चन, द रिपोर्ट होगा REPORT, रिपोर्ट envisages crucial guidelines on ordinary research methods। अब यहाँ envisage मतलब क्या है, ये तो भाई स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। envisage मतलब यहाँ पे जो स्पेलिंग होती है ISAGE की होती है, ठीक है, ये स्पेलिंग यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे ई लगा हुआ है ना, ये मिस्टेक है। तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक भी तो थी ना, यहाँ पे लिखा हुआ है रॉन्गली स्पेल्ड, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इन्वेसेज की मीनिंग स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, मीन्स स्पेलिंग मिस्टेक है। इसकी मीनिंग क्या होती है, टू इमेजिन और एक्सपेक्ट समथिंग गुड इन फ्यूचर, कुछ अच्छी चीज़ होना फ्यूचर में, हम ऐसा आशा करते हैं तो उसे हम इन्वेसेज कहते हैं, ठीक है। क्रूशियल गाइडलाइंस मतलब महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, और यहाँ पे आपको तो ऑर्डिनरी रिसर्च मेथड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसे देखिए। नेक्स्ट है 12th, ही अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल एंशियस अबाउट सॉल्विंग हिज नेबर्स प्रॉब्लम। अब क्या नेबर्स में स्पेलिंग में यू होती है क्या, नहीं, यहाँ पे भी स्पेलिंग है। ये दो क्वेश्चन हमारे स्पेलिंग एरर के हैं, तो यहाँ यू नहीं होगा, यू कट होगा, ठीक है। NEIGHBOR और एपोस्ट्रॉफी एस, तो ठीक है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, डायरेक्शन 13 to 16 question, which of the phrases A, B, C, D given below each sentences should replace the phrase printed in bold type to make the sentence grammatically correct। क्या है, ये सारे आपको कुछ फ्रेज दिए हुए हैं, इनमें से आपको नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो बताना है कि उसमें से कौन सा आपका करेक्ट होगा, है ना। विच ऑफ द फ्रेजेस गिवन बिलो ईच सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेज, क्या करना है, हमें वो वर्ड चूज़ करना है या वो फ्रेज चूज़ करना है जो ऊपर दिए हुए फ्रेज को रिप्लेस कर सके, ठीक है। चलिए देखते हैं। इट इज़ यूजलेस टू रन अवे फ्रॉम एवरी डेंजर, रिस्क मस्ट नॉट बी टेकन। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, इट इज़ यूजलेस टू रन अवे फ्रॉम एवरी डेंजर, कह रहे हैं कि ये बेकार है किसी भी डेंजर से भागना, है ना। हमें हमेशा डेंजर से भागना नहीं चाहिए, कभी कभार हमें रिस्क भी उठा लेना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। इसकी मीनिंग तो यहाँ लिखा है रिस्क मस्ट नॉट बी टेकन। अब यहाँ दो अपोजिट चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें हमेशा भागना नहीं चाहिए, और फिर कह रहे हैं कि हमें रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था हमारा, यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए था, सोचिए। नो रिस्क मस्ट बी, एनी रिस्क मस्ट बी, ऑल दो रिस्क मस्ट बी, और सम रिस्क मस्ट बी। यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए सम रिस्क मस्ट बी। हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ रिस्क उठा लेने चाहिए, ले लेना चाहिए, कुछ तो रिस्क करोगे तभी तो कुछ अलग पाओगे, है ना। तो रिस्क मस्ट सम रिस्क मस्ट बी टेकन, ठीक है। हमें हमेशा
भागना नहीं चाहिए खतरों से, या डर के हमेशा भागना नहीं चाहिए, कभी कभी हमें रिस्क भी उठा लेना चाहिए, ठीक है, कुछ रिस्क हमें लेने चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सिंस ही हैड नेवर बीन इन सच अ सिचुएशन बिफोर, हिज एप्रीहेंशन इज अंडरस्टैंडेबल। देखो अब यहाँ भी टू अपोजिट चीज़ों के बारे में बात कर रही है, यहाँ नेवर का यूज़ हो गया है। सिंस ही हैड नेवर बीन इन सच ए सिचुएशन, मतलब ये इस सिचुएशन में कभी भी नहीं पड़ा है, तो हमें इसकी जो सोच है या जो इसका जो कथन है, जो ये जो कह रहा है, जो इसकी आशंका है या शंका है, उसको मान लेना चाहिए। तो भाई जब कोई उस सिचुएशन में पड़ा ही नहीं है तो उसे उस चीज़ की आशंका कैसे हो जाएगी, या उस पर वो कोई कमेंट कैसे कर सकता है ना, वो उसकी बुद्धि या उसकी समझ कैसे काम करेगी। जो चीज़ कोई किसी प्रॉब्लम से होके गुजरता है ना, किसी सिचुएशन से, तो उसको ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस होता है और वो उस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाता है। तो यहाँ दो चीज़ें अलग दी हुई है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हैड नेवर बीन की जगह क्या यूज़ करना है, हैड बीन, ठीक है, नेवर हटा देना है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, प्लीज स्टेटिंग द प्रॉब्लम फर्स्ट बिफोर प्रोसीडिंग टू सजेस्ट द सॉल्यूशन। प्लीज स्टेटिंग द प्रॉब्लम फर्स्ट, तो ये आपका क्या बोल रहा है कि पहले प्रॉब्लम को बताओ, उसके बाद बिफोर प्रोसीडिंग टू सजेस्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ प्रॉब्लम को बताना चाहिए, ठीक है। मीनिंग तो ठीक आ रही है, लेकिन ये स्टेटिंग जो वर्ड है, आईएनजी, जो ये वर्ब में आईएनजी लगाया हुआ है, इसकी पोजीशन ये नहीं होती है। सेंटेंस के फर्स्ट में हो सकता है, लेकिन ऐसी पोजीशन नहीं होती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। स्टेट द प्रॉब्लम फर्स्ट, पहले प्रॉब्लम बताइए, प्लीज़ स्टेट द प्रॉब्लम फर्स्ट बिफोर प्रोसीडिंग टू सजेस्ट द सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, यहाँ पे स्टेट आएगा, आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ स्टेट द प्रॉब्लम फर्स्ट, ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग टू सजेस्ट द सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, टैक्सेस आर हाई इन दिस कंट्री आंट दे। देखो मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखाए हैं कि ये क्वेश्चन टैग होते हैं। क्वेश्चन टैग हम इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। यहाँ आर का यूज़ हुआ है, पॉजिटिव फॉर्म में है, तो हम क्वेश्चन टैग जो है नेगेटिव फॉर्म में लगाते हैं। आर लिखा है तो आर नॉट हो जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से अपोस्ट्रोफी के साथ हम यूज़ करते हैं। तो आंट दे, ये तो एकदम करेक्ट है। दे किसके लिए यूज़ हुआ है, टैक्सेस के लिए यूज़ हुआ है, तो एकदम करेक्ट है। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग नो करेक्शन आएगा, ये सही भी है, ठीक है। आगे देखते हुए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन 17 to 20 क्वेश्चन के लिए, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल और idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of the part is the answer. देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ें ढूंढनी है, ग्रामेटिकल एरर होगा या इडियम्स में कुछ एरर होगा। तो यहाँ पे जो जो पार्ट में ये स्लैश से पार्ट दिए हुए हैं, अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, जो कि ABCD से यहाँ पे आपको शो किया गया है। अगर इस पार्ट में आंसर होगा तो हमारा इस पार्ट में मिस्टेक होगा तो हमारा आंसर A होता है। अगर इस पार्ट में यहाँ से यहाँ तक कुछ आपकी मिस्टेक है या आपको लगता है मेरा आंसर है, तो यहाँ पे आपका B आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 17th क्वेश्चन क्या है। He has been working with me for the last 10 years, but I cannot claim that I have understood him thorough. Understood him thorough. तो देखिए यहाँ पे क्या है, understood him thorough. Thorough क्या है, thorough is an adjective. क्या है ये, एक adjective है। और यहाँ पे ये सारा चीज़ करेक्ट आ रहा है। और किसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। थॉरो क्या कर रहे हैं, थॉरो समझने, अच्छे से समझने के लिए यूज़ किया गया है। अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड के लिए यूज़ किया गया है, जो कि एक क्या है, वर्ब है। और हमें पता है कि वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है या उसके बारे में कुछ खासियत जो बताता है, वो बताने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब होता है तो हम यहाँ एडजेक्टिव नहीं यूज़ करते हैं। थॉरो को अगर हम थॉरोली में चेंज कर दें तो ये हमारा एडवर्ब हो जाता है, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे मिस्टेक किस में है, यहाँ इस स्लैश से लेके यहाँ तक है, मतलब इस सेंटेंस में है दैट आई हैव अंडरस्टूड हिम थॉरोली होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
knowledge of regional language is necessary for bank officers because they are required to understand what their customers say. सबसे पहले यह मिस्टेक दिख रही है कि देखिए नॉलेज की बात हो रही है सिर्फ रीजनल लैंग्वेज के लिए, तो जब नॉलेज लिखा जा रहा है तो हम द से स्टार्ट करते हैं, द नॉलेज लिखते हैं कि ना कि सिर्फ नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मिस्टेक है ए वे। नेक्स्ट है आई कैन नॉट अफोर्ड फॉर बाइंग बुक्स फॉर दिस कोर्स बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। यहीं पे आगे ये अजीब सा सेंटेंस दिख रहा है, आई कैन नॉट अफोर्ड टू, क्या यहाँ आंसर होगा, अफोर्ड टू, वहन करना, मैं खर्च वहन नहीं कर सकता हूँ बुक खरीदने का, तो अफोर्ड के साथ यहाँ पे टू जाएगा, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। 20 देखते हैं, दे टॉक्ड फॉर अ वाइल एंड देन दे विल कंटिन्यू टू प्ले गेम टिल टुमारो मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए सेंटेंस जो है पूरा फ्यूचर में है, विल का यूज़ हुआ है, सेंटेंस पूरा फ्यूचर में है, तो यहाँ पे क्या है आपका पास्ट टेंस यूज़ कर दिया है, तो एक पास्ट और एक फ्यूचर कैसे हो सकता है। ये सेंटेंस में हमारे दो एक्शन दिखाए गए, क्या है, पहले तो है दे टॉक्ड फॉर अ वाइल, बात करने का एक एक्शन है, दूसरा है दे विल कंटिन्यू टू प्ले गेम, दूसरा एक्शन यहाँ गेम का है, तो दोनों ही एक्शन ये बाद में होगा, तो यहाँ टॉक्ड ना हो के विल टॉक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विल टॉक। दे विल टॉक फॉर अ वाइल एंड देन दे विल कंटिन्यू टू प्ले गेम टिल मॉर्निंग टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को समझते हैं, उसे प्रॉपर पढ़ते हैं, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आपको किस तरह के मिस्टेक्स यहाँ पे सर्च करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, उसको समझिए, वहाँ उसी के अकॉर्डिंग उसमें सोचिए, दिमाग लगाइए, और इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट सैम्पल क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। बाय, थैंक यू।